अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट। ओके, तो देखो बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में कोडेड रहती है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए एमआरएनए में ट्रांसफर हो जाती है। इस मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के 3 बेसिस का एक सीरियल ऑर्डर में एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोडॉन। समझे बच्चों कि मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स के 3 बेसिस का एक सीरियल ऑर्डर में जो ग्रुप बना होता है उसे बोला जाता है क्या? कोडॉन। ये जो कोडॉन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। ओके, हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स यूज्ड होते हैं और अगर हम कोडॉन्स की बात करें तो टोटल जो कोडॉन्स हैं वो 64 पॉसिबल है। कैसे कि एमआरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से 3 न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं। तो टोटल जो कोडॉन्स हैं वो 4 की पावर 3 मींस कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 64। मींस एक अमाइनो एसिड को कोडेड करने के लिए, मींस उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स पॉसिबल है। जैसे हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन्स होते हैं, GGA, GGG, GGC, GGU। मींस जो ग्लाइसिन है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर सीक्वेंस में अरेंज होना चाहता है तो इनमें से कोई भी एक कोडॉन उसको अरेंज कर सकता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोडॉन और अमाइनो एसिड का जो एक रिलेशन बनता है, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। समझे बच्चों कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस में जो अमाइनो एसिड है और जो कोडॉन है, इनका एक रिलेशन जो होता है, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। यही जेनेटिक कोड जो होता है बच्चों, पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। जो कि आपने देखा था कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें किस तरह से अमाइनो एसिड राइबोसोमल आरएनए में आते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे से कंडेंस्ड होते हैं और एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। तो यही मैंने यहां लिखा है कि द सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है, प्रेजेंट इन एमआरएनए विच आर, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड इज कॉल्ड कोडॉन, विच इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड इज कॉल्ड कोडॉन। समझ गए बच्चों कि मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के 3 बेसिस का एक सीरियल ऑर्डर में बना हुआ ग्रुप ही क्या कहलाता है? कोडॉन। ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मींस प्रोटीन सिंथेसिस में इन्हीं कोडॉन्स से अमाइनो एसिड एक सीरियल ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू बेस नंबर्स। अगर हम टोटल मैसेंजर आरएनए में बेसिस देखें या न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो वो 4 हैं और ऐसे में अकॉर्डिंग टू बेस नंबर्स टोटल 64 कोडॉन्स आर पॉसिबल। समझ गए ना?
मींस अगर हम एक इस तरह से एक एक्सिस में और दूसरी एक्सिस में ये 4 क्या रख दें, आप क्या रख दें इनको जो बेसिस है न्यूक्लियोटाइड्स, तो ऐसे आप 64 कोडॉन्स बना सकते हैं। वो बुक में बना होता है, उसको आप देख सकते हैं। आर पॉसिबल विच आर स्पेसिफिक फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स के ऑर्डर को पॉलीपेप्टाइड में डिटरमाइन करना है और हमारे पास कोडॉन है 64। Thus more than one codon, ठीक है, कोडॉन्स आर पॉसिबल फॉर वन अमाइनो एसिड। एक से ज्यादा कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड के लिए पॉसिबल है। जो मैंने आपको बताया कि ग्लाइसिन के ये 4 कोडॉन्स, आप जी 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 सब में कर दें और ये ए जी सी यू, ये 4 जो है बेसिस को इनके साथ जोड़ दें तो एक कोडॉन ये है। एक इस तरह से ये 4 कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड मींस ग्लाइसिन को कोडेड करते हैं। अब आता है कि जेनेटिक कोड क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिक कोड जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये जो कोडॉन है और जो अमाइनो एसिड का एक रिलेशन बन रहा है, इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है यही तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड को डिटरमाइन कर रहा है। अगर जरा सा कोड बदल जाए तो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बदल जाएगा और ऐसे में प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बदल जाएगी। तो एक ऑर्डर में चल रहा है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन सिंथेसिस में, इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म में आ रही है, इसीलिए इसको बोला गया है जेनेटिक कोड। तो समझ गए बच्चों कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक सूचना है वो डीएनए में कोडेड थी, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन से किस में पहुंच गई, आपने देखा मैसेंजर आरएनए में। तो इस मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके 3 बेसिस का एक सीरियल ऑर्डर में जो एक ग्रुप बना होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। जो मैंने कल आपको बताया था ट्रांसलेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी। यही कोडॉन 20 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स पॉसिबल हैं बेस नंबर के बेस पर। तो इसका मतलब है कि एक अमाइनो एसिड को कोडेड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है उसमें कोडॉन और एमिनो अम्ल का जो एक संबंध है, एक रिलेशन है, यही जेनेटिक कोड है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। तो यही मैंने लिखा है कि एमआरएनए में 3 क्षारों का जो अनुक्रम है वो कोडॉन कहलाता है। क्षारों की संख्या के अनुसार टोटल 64 कोडॉन्स पॉसिबल है जो कि 20 अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं, सीक्वेंस को प्रोटीन में निर्धारित करते हैं। इस तरह एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स पॉसिबल हैं, जैसे ग्लाइसिन के लिए 4 कोडॉन। तो अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों और कोडॉन का जो संबंध है वही है जेनेटिक कोड। यह संबंध पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्लों के विशिष्ट अनुक्रम को निर्धारित करता है। तो मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, पहले आप इसे लिखें। अब देखो बच्चों, अगर हम जेनेटिक कोड के बेस पर एक प्रोटीन सिंथेसिस की टोटल प्रोसेस देखें तो देखो क्या हुई। यहां पर ये है डीएनए टेम्पलेट, समझ गए ना, डीएनए से मिलने वाला एक स्ट्रैंड। डीएनए टेम्पलेट मींस स्ट्रैंड, ये जो है, ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या डीएनए टेम्पलेट। और उसमें ये जो है आप देख रहे हैं कि ये बेसिस जो है उनका एक सीक्वेंस है। और इसके इस टेम्पलेट पर, इस सांचे पर, यह है मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ऑफ बेसिस कि ए के सामने यू, सी के सामने जी, सी के सामने जी, ए यू यू, इस तरह से यह है मैसेंजर आरएनए में सीक्वेंस ऑफ बेसिस। और इसी सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये स्ट्रैंड तो अलग हो गए, ए सी सी, ए सी सी, ओके, ये डीएनए स्ट्रैंड आइसोलेटेड होके अलग हो गया। और ये जो हमारे पास अब जो ये स्ट्रैंड बनके तैयार हुआ, ये आइसोलेटेड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है। इसमें ये 3 बेसिस का जो एक ग्रुप दिख रहा है लगातार एक के बाद एक, ये है कोडॉन। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन है, लेकिन कोडॉन्स टोटल 64 है, जबकि अमाइनो एसिड 20 है।
जिन्हें कोडेड करना है तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन पॉसिबल है। तो ये हम देख रहे हैं कि तीन, हम सपोज हम तीन लेके चल रहे हैं, तीन कोडॉन है। अब जेनेटिक कोड रिलेशन क्या है? तो ये जो कोडॉन्स हैं इनके पास कौन आता है बच्चों? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड किसके थ्रू आते हैं? ट्रांसफर आरएनए के थ्रू। तो ये तीन ट्रांसफर आरएनए ये अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लाके और यहां जोड़ रहे हैं। तो ये जो जुड़ाव है या ये जो रिलेशन दिख रहा है यही क्या है? जेनेटिक कोड। और ये हम जानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक होगा कि अगर ट्रिप्टोफैन है तो उसका जो मैसेंजर आरएनए है उसमें ये कोड रहेगा जो कि ट्रिप्टोफैन को कोडेड कर रहा है। फिनाइल जो है एलेनिन है उसको ये जो है ये वाला जो कोडॉन है वो कोडेड कर रहा है। ग्लाइसिन में CCU जो है वो इस तरह से ग्लाइसिन को कोडेड कर रहा है। तो एक ट्रिप्टोफैन के बाद फिनाइल और ग्लाइसिन, ये जो ऑर्डर है इनका सीक्वेंस अमाइनो एसिड का, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? जेनेटिक कोड रिलेशन। जब ये रिलेशन बन जाता है इसके बाद ट्रांसलेशन होता है और ये जो पॉलीपेप्टाइड, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ कन्वेंस्ड हो जाते हैं और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई जिसमें सीक्वेंस एक स्पेसिफिक दिख रहा है अमाइनो एसिड का। और ये जो है क्या हो गया? आइसोलेटेड मैसेंजर आरएनए या इसी को फिर राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई इस तरह से और ये सारे ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे से इन अमाइनो एसिड से अलग अलग, फिर अगले अमाइनो एसिड को पकड़ के लाएंगे, फिर इसी तरह से ऑर्डर में जोड़ते जाएंगे और एक क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सीधा है जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड और जो कोडॉन है इनका रिलेशन है। इसी रिलेशन से हमें पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस मिलता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो देखो बच्चों, फिंगरप्रिंटिंग जो हमारे हाथ में निशान होते हैं, उंगलियों में जो निशान है ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और पर्सन बाय पर्सन ये डिफरेंट होते हैं। इनके बेस पर पर्सन जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये फिंगरप्रिंटिंग है। जस्ट ऐसा ही जो डीएनए होता है, हमारी बॉडी में जो डीएनए है इसमें हम जानते हैं कि जो बेस सीक्वेंस है ये बहुत ही यूनिक होता है। समझ गए ना कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है उस डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है, जो बेसिस का सीक्वेंस है वो बहुत ही यूनिक होता है और बॉडी की हर सेल में एक सा होता है और इसे किसी भी, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट की प्रोसेस हो, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता। तो डीएनए के इस स्पेसिफिक या यूनिक सीक्वेंस का जब यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट या एनिमल, प्लांट, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर से सुना, डीएनए के जो यूनिक, जो बेस जो होते हैं, बेसिस का जो ये यूनिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जब यूज किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी प्लांट का या किसी ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में किया जाए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ गए बच्चों कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है, डीएनए में जो क्षारों का क्रम है वो बहुत ही यूनिक होता है, अति विशिष्ट होता है और बॉडी की हर सेल में डीएनए एक जैसा सीक्वेंस शो करता है। इस सीक्वेंस को हम किसी ऑपरेशन मेथड से, किसी मेडिसिन से, किसी भी ट्रीटमेंट मेथड से नहीं बदल सकते, ये होल लाइफ सेम रहेगा। तो इस सीक्वेंस को, जो डीएनए के बेस के सीक्वेंस का जो ये ऑर्डर है या सीक्वेंस है, इसका यूज जब किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का, एनिमल का, प्लांट का, इनका आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान में किया जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये लिखा है सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर अ पर्सन एंड सेम फॉर एवरी सेल ऑफ पर्सन। समझ गए ना कि पर्सन की हर सेल में ये डीएनए सीक्वेंस यूनिक होता है और एक सा होता है, which cannot be altered by any known treatment। किसी भी ट्रीटमेंट से हम नहीं बदल सकते। The unique sequence of basis of DNA which is used for identification of any person, object or plant
इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ गए बच्चों कि किसी भी पर्सन में डीएनए के क्षारों का एक विशिष्ट एकीकृत अनुक्रम होता है। एकीकृत मतलब एक साथ, और उसकी संपूर्ण कोशिका में, बॉडी की हर एक कोशिका में एक समान होता है। इस क्रम को किसी भी ट्रीटमेंट द्वारा नहीं बदला जा सकता। अतः डीएनए के क्षार क्रम का उपयोग जब किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लांट आदि की पहचान करने में किया जाए तो इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सीधा सा है कि किसी भी पर्सन के डीएनए का यूज जब उसके आइडेंटिफिकेशन में किया जाए तो वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर्सन की हर सेल में एक यूनिक डीएनए होता है। अब आता है कि ये यूज कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, कहाँ इसके यूज है। पहला तो है कि इन फॉरेंसिक लैब यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जो फॉरेंसिक लैब्स होती हैं वहां पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अन्वेषण प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में। दूसरा है कि टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पर्सन को लेके दो अलग अलग लोग, मान लो दो अलग अलग पर्सन उस पर अपना अधिकार बताने लगे कि वो किसके साथ है। मतलब हम ये कहें कि ये पेन किसी की संतान है और अब इसके दो पेरेंट्स आ जाएं कि ये भी अपना अधिकार दिखाए, ये भी अधिकार दिखाए, तब इस पर्सन का मतलब इस व्यक्ति का डीएनए और इन दोनों के डीएनए से मैच किया जाए। जिससे वो मैच करेगा वो उसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की पैतृकता के निर्धारण में कि वो किसकी संतान है, समझ गए ना, कि वो किसकी संतान है, वो किस पीढ़ी से आ रहा है, उसका पैतृक का कौन है, उसका पेरेंट कौन है, इसका डिटर्मिनेशन करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है कि कौन किसकी संतान है। सीधी सी बात। तीसरा है आइडेंटिफाई द डेड बॉडी इन एनी एक्सीडेंट इन विच कंपेयरिंग डीएनए विद पेरेंट और चिल्ड्रन। तो देखो बच्चों, कई बार ऐसी डेड बॉडी मिलती हैं जिनकी पहचान करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत तरह से जल जाए या बिल्कुल उसकी पहचान करना पॉसिबल ना हो कि वो कौन है और क्या है। तब ऐसे में उस डेड बॉडी के डीएनए को और जो भी संदिग्ध है या जो उससे रिलेटेड पर्सन है उनके डीएनए उसके या तो पेरेंट्स से मिलाया जाता है या उसके चिल्ड्रन से मिलाया जाता है, जिससे वो डीएनए मिलेगा। अगर वो पेरेंट्स या चिल्ड्रन से मिल रहा है पर्टिकुलर किसी पर्सन या किसी फैमिली के मेंबर से, तो इसका मतलब है कि वो डेड बॉडी उस फैमिली से रिलेटेड है। समझ गए ना। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक मेथड है आज के समय में कि ऐसी डेड बॉडीज बहुत मिलती हैं जिनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। कि किसी भी घटना में शव की पहचान करने में डीएनए को पैतृक या संतान के डीएनए से मिलाकर ही पहचान करते हैं। और ये तो समझ गए होंगे किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारण मैं पहले समझा दिया। इसके अलावा जो स्पीसीज हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं उनका रिलेशन भी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कराया जाता है। कि हमें कोई एक फॉसिल मिला तो उस फॉसिल का जो डीएनए है वो इस तरह से किसी भी स्पीसीज से या किस स्पीसीज से मिलता जुलता है, उसके डीएनए से मिला के और इस तरह से जो स्पीसीज हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, इसको भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आइडेंटिफाई किया जाता है। समझिए बच्चों की प्रजातियों के विकास के अध्ययन में। कुल मिला के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन की, जिसमें किसी पर्सन का डीएनए उसकी पहचान करने में यूज किया जाए। क्रिमिनल्स की पहचान करने में, ठीक है, पैटर्निटी को आइडेंटिफिकेशन में, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में और स्पीसीज के एवोल्यूशन में। ये मेन इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। पहला है कि कायरलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू शुगर। शुगर के कारण ही न्यूक्लिक एसिड जो है कायरल होते हैं, मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। समझिए बच्चों, न्यूक्लिक एसिड की क्रियता उसमें उपस्थित शुगर के कारण होती है। दूसरा है सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्ट्स एज अ इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। समझ गए ना कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कि डीएनए का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सीधा सा है, वही जीन कहलाता है। समझ गए बच्चों कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण के उत्तरदायी होता है या मींस जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो कोडेड रहती है, वो कहलाता है जीन। इन आरएनए हैव वन स्ट्रैंड। समझ गए बच्चों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम जानते हैं कि डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दो स्ट्रैंड होते हैं।
जबकि जो आरएनए है उसमें केवल एक ही स्ट्रैंड होता है, एक ही लज्जुक होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज द फास्ट रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एक फास्ट रिएक्शन है। और आप आरएनए की टाइप को जानते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। तो कुल मिला के ये पार्ट जो था ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड था, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं और वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? तो देखो बच्चों, लिपिड्स मींस बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एनिमल और प्लांट टिश्यू जो होते हैं, टिश्यूज उनमें मिलते हैं और वाटर इनसॉल्युबल बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, वही लिपिड्स। ओके, कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज में मिलने वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि वाटर इनसॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, वो है लिपिड्स। ये बॉडी में एक एनर्जी के रिजर्व सोर्स के फॉर्म में रहते हैं और जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में, तो यही लिपिड्स है। ओके, कि बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज called lipids. They serve as reserve energy source and a major structural material of cell membrane of animal. हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी है। तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यही होते हैं, क्या? लिपिड्स। समझ गए बच्चों? ऐसे बायोकार्बनिक यौगिक जो जल में एब्लेट इनटू कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और पौधे एवं जंतु ऊतकों के घटक होते हैं, वसा कहलाते हैं। ये एक संग्रहित ऊर्जा स्रोत है तथा जंतु कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक है, संरचनात्मक घटक। कौन से घटक? संरचनात्मक घटक, मतलब संरचना बनाते हैं। जैसे आप देखोगे ऑयल हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, स्टेरॉइड्स हो गए, वैक्सेस हो गया, ये सब लिपिड्स। अभी हम इनके टाइप्स और इनके एग्जांपल्स देखते हैं, पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है? तो पहला है सिंपल लिपिड्स। पहले क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स। फर्स्ट टाइप है सिंपल लिपिड्स। ये है ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद हायर फैटी एसिड्स। समझ गए बच्चों कि ग्लिसरॉल के साथ हायर फैटी एसिड्स के जो ट्राई एस्टर्स होते हैं वही है सिंपल लिपिड्स। इनमें से एक तो होता है ऑयल और एक होते हैं फैट्स। जो ऑयल्स हैं या ऑयल है, ये है ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। असंतृप्त वसा अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर। और एक होते हैं फैट्स, ठीक है, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसा अम्लों के साथ बने एस्टर्स। देखो कैसे, ये है ग्लिसरॉल का पार्ट CH2O CHOH CH2OH और ये है फैटी एसिड वाला पार्ट और ये एस्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये सैचुरेट कार्बन चेन है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये सैचुरेट है। तो ये है जैसे ग्लिसरॉल ट्राइपामीटेट, क्या है ये? फैट। ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं, सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ग्लिसराइड। और इसी तरह से ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट, ये भी फैट है, लेकिन यहाँ ऑलिएट आ गया, ये अनसैचुरेटेड, एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें पूरी चेन कार्बन चेन बनाई जाए तो ग्लिसरॉल ट्राइऑलिएट, तो ये क्या हो गया? ऑयल। ऑयल में अनसैचुरेटेड चेन होती है, फैट में यही सैचुरेटेड। जैसे हाइड्रोजनेशन कराते हैं ना, कि ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो फैट बन जाती है, तो जैसे ही हाइड्रोजनेशन कराओगे ये जो इनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो है ऑयल एंड फैट। अब हम आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स भी एक ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एस्टर ही है, ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर। बट ग्लिसरॉल का जो दो OH ग्रुप है वो एस्ट्रिफाइड होते हैं फैटी एसिड्स के साथ, हायर फैटी एसिड्स के साथ।
और जो एक OH ग्रुप होता है बच्चों वो एस्टिफाइड होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और ये फॉस्फोरिक एसिड ऑलरेडी एस्टिफाइड होता है अल्कोहल्स के साथ। तो ये एक प्रकार के ये हैं फॉस्फोलिपिड्स। इनमें ये जो है एम्फीफिलिक नेचर के हैं। एम्फीफिलिक का मतलब है इसमें हाइड्रोफोबिक टर्मिनल भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा जहां पर फैटी एसिड्स जुड़े हैं, और हाइड्रोफिलिक कौन सा होगा जहां पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। मींस इनमें एक पोलर लिपिड्स हैं। तो ये हैं, तो यही मैंने लिखा कि एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल इन विच, ठीक है, टू फैटी एसिड्स आर, यहां पर क्या है, टू फैटी एसिड्स are acidified with C1C2 of glycerol and C3 acidified with phosphoric acid, means having hydro, ठीक है, which its term is also acidified with alcohol। वो आगे ही अल्कोहल से acidified है। They are amphiphilic compound, means having hydrophobic terminal जो कि फैटी एसिड एस्टर वाला है, और हाइड्रोफिलिक टर्मिनल जो कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ है। समझ गए बच्चों कि जब ग्लिसरॉल के दो OH ग्रुप फैटी एसिड से एस्टिफाइड हो जाए और एक OH ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से एस्टिफाइड हो जाए, और ये फॉस्फोरिक एसिड अल्कोहल से एस्टिफाइड भी होता है, तो ये कहलाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये उभय स्नेही हैं। इनमें जो फैटी एसिड का एस्टर पार्ट है वो जल विरोधी है, और जो फॉस्फोरिक के साथ वो जल स्नेही। पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, ये हैं कुछ फॉस्फोलिपिड्स जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें दो OH ग्रुप ग्लिसरॉल के जो हैं वो हायर फैटी एसिड के साथ क्या है, एस्टिफाइड है, जबकि तीसरा जो OH ग्रुप है वो इस तरह के अल्कोहलिक कंपाउंड्स के साथ एस्टिफाइड होता है। मींस यहाँ पर भी OH होता है और ये एस्टिफाइड है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये कैसा पार्ट है, पोलर, जबकि ये कैसा पार्ट है बच्चों, नॉन पोलर। समझ गए? जैसे ये इसका एग्जांपल है लेसिथिन, C15H31, C15H31, और ये ग्रुप है। एक है सेफलिन, सेफलिन में ये दो तो सेम है, ये ग्रुप चेंज हुआ है, यहाँ N क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है जबकि यहाँ अमोनियम ग्रुप है। ये दो फॉस्फोलिपिड्स हैं। एक जनरल फॉर्म में देखें तो ये दो हाइड्रोफोबिक, जो दो ये एस्टर है, सेम एल्काइल ग्रुप या सेम हाइड्रोकार्बन चेन, और तीसरा जो OH ग्रुप है आप देख रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टिफाइड है। ये OH का H तो माइनस आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट यही है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है एम्फीफिलिक हो जाता है। ये ग्रुप्स हो सकते हैं R2 की जगह पॉलीन है, इथेनॉलामाइन है, सेरीन है, इस तरह के ग्रुप्स जुड़े होते हैं। ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की जो है एक इक्वल प्रोपोर्शन से मिलकर बनी होती है। समझ गए ना? सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय द फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन इन इक्वल प्रोपोर्शन। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की तुल्य मात्राओं से बनी होती है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे फॉस्फोलिपिड्स। फिर आते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं एक्चुअली ये भी बॉडी में मिलने वाले लिपिड्स हैं, वाटर इनसॉल्युबल है, और जो हमारी ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं, या हम ये कहें कि जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उनमें ये इंटरनल साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने से ये ब्लड फ्लो में एक इंटरफेयर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, और इससे हाई ब्लड प्रेशर का एक डिसीज हो जाता है, जैसे कि कोलेस्टेरॉल। तो पहले तो ये होते क्या है, तो इनमें आप देखो कि बड़े बड़े फ्यूज्ड ये इस तरह के स्टेरॉइड्स में ऐसी रिंग्स होती हैं, और इनमें इस तरह से साइड चेन जुड़ी होती है बड़ी बड़ी। तो इस तरह से फ्यूज्ड रिंग, हाइड्रोकार्बन, और इसके अलावा साइड चेन, लंबी लॉन्ग साइड चेन होती है। इस तरह की रिंग्स वाले कंपाउंड्स हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, और हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी इंटरनल साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर की डिसीज होती है। तो ये लिखा, दे आर कंपोज्ड बाय लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन एंड फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन। They are insoluble in water and deposited in the arteries and veins, ठीक है, of body and prevent blood flow. As a result, high blood pressure disease. समझ गए? जैसे हाई ब्लड प्रेशर की डिसीज होती है ना, फिर कोलेस्ट्रॉल जैसे फैट, ऐसे कोई फैटी सब्सटेंस ना लें, घी ना लें, क्योंकि वो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट होकर और ब्लड के सर्कुलेशन को कम करते हैं।
समझ गए ना। तो ये संगलित वलय तथा लंबी, ठीक है, ये संगलित वलय और संलग्न लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से बने हैं, जल में अवलेय हैं तथा रक्त वाहिकाओं जैसे सिरा धमनी की आंतरिक सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और रक्त प्रवाह को अवरोधित करते हैं। इससे ही हाई ब्लड प्रेशर का रोग आ जाता है। इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, ये ही सबसे खतरनाक है जो कि हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेरॉइड्स हैं। एक और बचता है वैक्सेस, का देखना नोट करना। अब देखो बच्चों, लास्ट जो है, जो लिपिड्स का लास्ट टाइप है वो है वैक्सेस। वैक्सेस जो होते हैं ये एक्चुअली में हायर फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनके एस्टर्स होते हैं। समझ गए ना, हायर फैटी एसिड्स और हायर जो होते हैं लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनके एस्टर हैं, जिसे RCWR से रिप्रेजेंट करते हैं। These are the simple lipids and they are ester of long chain fatty acids and long chain alcohol. जनरल फॉर्मूला ये है। ये जो होते हैं ये लीव्स, फ्रूट्स और एनिमल, इनमें एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में मिलते हैं। समझ गए ना कि वैक्सेस आर फाउंड इन एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, एनिमल्स हो गए, वाटर इनसॉल्युबल है, फ्लेक्सिबल है, हीट रेजिस्टेंट है, नॉन रिएक्टिव है। मींस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हीट से रेजिस्टेंट रखना, ये सब फैट्स का ही या कहें कि वैक्सेस का ही वर्क होता है। समझ गए बच्चों। उच्च बसा अम्ल तथा लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल का एस्टर है, जिन्हें RCWR से व्यक्त करते हैं। ये फलों, पत्तियों और जंतुओं में एक रक्षी परत के रूप में मिलते हैं। जल में अवलेय हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ऊष्मारोधी हैं, अक्रियाशील होते हैं। बहुत सारे वैक्सेस हैं, मिल जाएंगे, एग्जांपल्स देखें। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर हमारा बायोमोलिक्यूल वाला कंप्लीट पार्ट हो गया। मैंने एक एक बायोमोलिक्यूल्स जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कंपटीशन के क्वेश्चन से रिलेटेड है, उनको डिस्कस किया है। आप इनके जो भी आपके पास एक्सरसाइज हो, जो भी क्वेश्चन है, MCQ है, उनको सॉल्व करो। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पॉलीमर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू।